नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एक कॉमन डिजीज़ कंडीशन जो बच्चों में खासकर काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकोप्रेसिस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इनकोप्रेसिस होता क्या है, इसके पीछे का कॉज क्या है और क्या क्या लक्षण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बच्चे को ये समस्या हो चुकी है। और लास्ट में कुछ होम्योपैथिक दवा जो इस कंडीशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और होम्योपैथिक दवा का इनकोप्रेसिस में रोल इसलिए भी खास है क्योंकि जब आप होम्योपैथिक दवा को आप पढ़ते होंगे तो आपने वहाँ पे हर एक मेडिसिन में देखा होगा माइंड सिम्टम रहता है, यानी कि साइकोलॉजिकल सिम्टम वहाँ पे दिए रहते हैं। और इनकोप्रेसिस को डेवलप कराने में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवार हैं। प्रैक्टिकली भी इस केस में होम्योपैथिक दवा इफ़ेक्टिव साबित होती है इस कारण से। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ होम्योपैथी से रिलेटेड और डिजीज़ से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस खास वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा इनकोप्रेसिस। अगर दूसरे शब्दों में इसको बोला जाए तो इसको फीकल इनकॉन्टिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो स्टूल का बाहर निकल जाना, स्टूल का लीक आउट हो जाना। जो स्टूल हमारी मर्ज़ी से निकलता है वो अब बिना हमारी मर्ज़ी के निकल रहा है, यानी कि इनवॉलेंटली मूवमेंट हो रहा है। जिसका मूवमेंट हमारी इच्छा के आधार पे होना चाहिए था, हमारी इच्छा पे होना चाहिए था, अब वो हमारी इच्छा के विरुद्ध वो वर्क कर रहा है। बेसिकली ये होता क्यों है, क्योंकि इसके पीछे का कॉज हम आगे देखेंगे, बट कंडीशन क्या डेवलप होता है उसको समझते हैं। जो हमारा रेक्टम होता है, जो कोलन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि स्टूल इकट्ठा होने लगता है। जो पोटी होती है वहाँ इकट्ठा होने लगती है और इकट्ठा होने के कारण क्या होता है कि जो भी वहाँ पे वॉल होते हैं, वॉल में स्टूल चिपक जाता है और बेसिकली उस वॉल के माध्यम से ही हमारे माइंड को हमारे सेंसेशन जाता है, तो हम स्टूल के लिए जाते हैं। अब बॉडी में सेंसेशन डेवलप ही नहीं हो रहा तो पेशेंट को अनुभूति ही नहीं होती कि हमें स्टूल के लिए, पोटी के लिए जाना चाहिए। और उसी में से जो लिक्विड स्टूल होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं और पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता। जब उसके अंडरवियर पे देखा जाता है बच्चों के खासकर, तो वहाँ बच्चे ने पोटी कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया, जो प्रोसेस जो वहाँ पे डेवलप हो रहा है, स्टूल वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कि ये कंडीशन हम उन बच्चों में मानेंगे कि ये डिजीज़ है जो बच्चे 4 साल के हो जाते हैं। और बेसिकली 4 साल का निर्धारण, 4 ईयर का निर्धारण इसलिए भी किया गया है कि 4 साल तक एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसको पता होता है कि हमें यूरिन करने कहाँ जाना है, पेशाब करने कहाँ जाना है, पोटी करने के लिए कहाँ जाना है, यानी कि उसको लगभग टॉयलेट ट्रेनिंग दे दी जाती है। इसलिए अगर आप 4 साल से अगर नीचे का बच्चा ये कर रहा है तो उसको आप एक डिजीज़ कंडीशन में नहीं मान सकते। बट अगर 4 साल का बच्चा जो समझदार हो चुका है, जो इस चीज़ को जान चुका है, फिर भी ऐसा कर रहा है जानबूझ के, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम और वहाँ पे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। बेसिकली कुछ अन्य फैक्टर भी हैं, जैसे कि हमने एज की बात की, उसके साथ साथ क्या है इमोशनल इशू। अब 4 साल के बच्चे में इमोशनल इशू क्या होते हैं, उसके कुछ अदर पॉइंट है जो आगे के पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बच्चों में खासकर जो डेवलप होता है उसके डिफरेंट कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, कब्ज़ की समस्या डेवलप हो रही है, उसके पीछे यही वजह है। बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात है। खासकर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को स्टूल आता है, सेंसेशन होता है, बट वो जाना नहीं चाहते। कोई भी कारण हो सकता है उनको पेन हो रहा हो, स्टूल करते पेन हो रहा हो, या कोई अदर फैक्टर हो। तो यहाँ पे सबसे जो मेन आपको प्रिकॉशन यहाँ पे क्या लेना है कि बच्चे को ऑब्जर्व करना है। आपने गौर किया होगा कि बच्चे कोने में खड़े हो जाते हैं और उनका एक्सप्रेशन आप कभी ऑब्जर्व करना, वो स्टूल को रोकने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरे से लगता है कि वो स्टूल को रोक रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रॉब्लम को डेवलप कराने में। अगर वही बच्चा अगर कंटिन्यू स्टूल को पास करेगा, पोटी करेगा, तो ये प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। और बेसिकली अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है, सब चीज़ फैक्टर नॉर्मल है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन है, देन ट्रीटमेंट से ही प्रॉब्लम चली जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम, लक्षण क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला ही लक्षण है वही लीकेज ऑफ स्टूल और लिक्विड स्टूल। स्टूल का लीक आउट हो जाना, या लिक्विड हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन विथ ड्राई हार्ड स्टूल, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या रहेगी, उसके साथ जो स्टूल आएगा वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड हार्ड रहेगा।
ड्राई एंड हार्ड स्टूल आपको अपने कार्सिनोजेनिक मेडिसिन है उसमें दिया हुआ है सेम ड्राई एंड हार्ड स्टूल, तो ये सिम्टम उस मेडिसिन में आपको मिल जाएगा। पासेज ऑफ लार्ज स्टूल डैट क्लॉक्स और ऑलमोस्ट क्लॉक्स द टॉयलेट, इतना लंबा स्टूल निकलता है जो टॉयलेट को भी जाम कर देता है, क्लॉक्स कर देता है। इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है इनकोप्रेसिस के कंडीशन में। एवॉइडेंस ऑफ बॉवल मूवमेंट, जिसकी मैंने बात पहले ही की कि बच्चा जाना ही नहीं चाहता, बच्चा स्टूल के लिए जाना नहीं चाहता, कोने में पड़ा हुआ है, मुंह बना रहा है, बट स्टूल के लिए नहीं जाना चाहता। जब बच्चा कहीं कुछ काम में बिजी है, खेल रहा है, आप खेल छोड़ के उसको जाने का मन नहीं कर रहा, तो वहाँ पे वो जाना नहीं चाहेगा। तो एवॉइडेंस ऑफ बॉवल मूवमेंट, इसके डिफरेंट कारण हो सकता है बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो स्टूल करते समय, इसलिए भी नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बॉवल मूवमेंट। नेक्स्ट जो सिम्टम है लैक ऑफ एपेटाइट, बच्चा को भूख नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू करें कि इसको भूख लग क्यों नहीं रहा, इसके पीछे का क्या फैक्टर है, क्या कॉज है। एब्डोमिनल पेन, अगर वो दर्द बताता है पेट में, तो ये भी एक इसका सिम्टम है इनकोप्रेसिस का। एंड इनोडेसिस, बच्चे बेड पे सुसु कर देते हैं। रिपीटेड ब्लाडर इन्फेक्शन, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है ब्लाडर में, उसमें अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा हो, उसके कारण यूरिन में पेन, अब बच्चे को जलन वगैरह प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो, तो यहाँ पे आपको सचेत होने की ज़रूरत है। तो ये थे इसके बेसिकली सिम्टम। अब बात करते हैं हम कॉज हमने पहले ही देखा कि कुल मिला कि एक जो फैक्टर है जो जिम्मेवार है वो है कॉन्स्टिपेशन, वो भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि द चाइल्ड स्टूल इज़ हार्ड ड्राई एंड मे बी पेनफुल टू पास, बच्चे का जो स्टूल होता है वो ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और उसको पास करने में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दर्द फील होता है। एज अ रिजल्ट द चाइल्ड अवॉइड गोइंग टू टॉयलेट, और इस पेन के कारण बच्चा स्टूल नहीं जाना चाहता, कहीं कोने में स्टूल को रोकने की कोशिश करता है, जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसको वहाँ पे स्टूल करने में, पोटी करने में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है। द लॉन्गर द स्टूल रिमेन इन द कोलोन द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर द चाइल्ड टू पुश स्टूल आउट, और कोलोन में जितना लंबे समय तक स्टूल रहेगा, इकट्ठा होगा, वो इकट्ठा होकर बढ़ते जाता है, तो उतना मुश्किल हो जाएगा आप चाइल्ड को उस स्टूल को बाहर निकालना, उसको पास आउट कराना। व्हेन द कोलोन बिकम टू फुल, जब वो फुल हो जाता है, तभी वो सॉफ्ट और लिक्विड स्टूल में लीक आउट अराउंड द रिटेन्ड स्टूल और लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर बॉवल मूवमेंट। तो ये इतना जो मैंने जो पहले ही बात बताई थी कि जो कोलोन होता है, रेक्टम होता है, वो फुल हो जाता है, तो वहाँ से सॉफ्ट स्टूल वहाँ पे लीक आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर इनकोप्रेसिस के अगर आप कॉज के कंक्लूजन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इनकोप्रेसिस को डेवलप कराने में। सम अदर कॉज यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि सम विथ होल्डिंग स्टूल ड्यू टू फियर ऑफ यूजिंग द टॉयलेट स्टूल पेनफुल, यानी कि टॉयलेट जाने से बच्चे को डर लगता है, इसलिए वो स्टूल जाना नहीं चाहता। दूसरा पेन होता है, इस कारण से वो स्टूल जाना नहीं चाहता। वही फैक्टर, बच्चा अगर खेल रहा है, वो खेल को अवॉइड नहीं करना चाहता, खेल छोड़ के जाना नहीं चाहता, स्टूल को वहाँ पे वो रोक लेता है। ईटिंग टू लिटिल फाइबर्स, जो फाइबर डाइट है उसको काफ़ी कम ले रहा हो बच्चा, या पेरेंट्स उसको काफ़ी फाइबर डाइट कम दे रहे हों। नॉट ड्रिंक एनफ फ्लूइड का सेवन उसका प्रॉपर रूप से नहीं है। एंड गाय का दूध काफ़ी ज़्यादा अगर पी रहा है बच्चा, ये भी फैक्टर है। और जैसे मैंने बात किया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेवार हैं, उसमें जो कुछ यहाँ पे कॉज बताए गए हैं, लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चे को सही तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग दी नहीं गई, बच्चे को बताया नहीं गया कि तुम पोटी लगे तो यहाँ ऐसे जाके करो, सुसु लगे तो जाके करो, इस तरह की अगर ट्रेनिंग नहीं होती है तो भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चेंज इन लाइफ ऑफ चाइल्ड, चेंज हुआ, अब चेंज यहाँ पे क्या डेवलप होता है? डाइटरी चेंज, खाने में बदलाव हुआ, टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर रूप से नहीं दी गई, उसके साथ उसका स्कूल स्टार्ट हो, लगभग 4 साल में आप बच्चे का एक स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग स्कूल और शेड्यूल चेंज, का शेड्यूल चेंज हुआ है, तब भी ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इमोशनल स्ट्रेस में यहाँ पे दिया हुआ है डाइवोर्स ऑफ द पेरेंट, अगर माता पिता का तलाक हो गया हो, उसके साथ साथ अगर
एक बच्चा है, उसका कोई अदर भाई बहन आ गया, अब उसको ऐसा फील हो रहा है कि हमको अब प्यार नहीं मिल रहा, दुलार नहीं मिल रहा, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। देन फर्दर ये प्रोसेस पूरी तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे इसके कॉज और साइकोलॉजिकल कॉज की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि बच्चों में ऐसी फीलिंग तो डेवलप नहीं हो रही है, इस तरीके की फीलिंग बच्चे में तो नहीं आ रही, क्योंकि ये एक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं, इनको प्रेशस नहीं है, अदर बहुत सारे डिजीज़ को डेवलप कराने में हेल्प करेगा। सो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं होम्योपैथिक दवा, जो कि इस कंडीशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है, और इनको प्रेशस से रिलेटेड एक रूब्रिक है जो मैं यहाँ पे लगा भी दूँगा। माइंड में डर्ट, यूरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग एवरीवेयर करके एक रूब्रिक है, जहाँ पे 3-4 मेडिसिन है, जिसमें इटैलिक में हायोसियामस एंड सीपिया मेडिसिन है। तो 2 मेडिसिन मेरे सामने आई, हायोसियामस एंड सीपिया। तो मैंने बुक को रेफ़र किया, देखा कि हायोसियामस में इससे रिलेटेड कोई सिम्टम है कि नहीं। कुछ यहाँ पे माइल्ड सिम्टम मिल गए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशन बिकम स्ट्रांगली अटैच। हायोसियामस के पेशेंट का जो इमोशन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और काफ़ी ज़्यादा इसका जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि हाईली अटैच्ड होता है किसी से भी इमोशनली हायोसियामस का पेशेंट। इसके कारण ही इस पेशेंट में जो जेलसी हम देखते हैं, जेलसी या सस्पिशियसनेस, ये इसके कारण ही, क्योंकि उसका इमोशन काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच्ड है। जेलसी एंड सस्पिशियस नेचर हायोसियामस में डेवलप होती है। क्वारलसम, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है हायोसियामस। एंड कर्सिंग, हमेशा श्राप देने वाला, एब्यूसिव, गाली देने वाला, एंड फाइटिंग, झगड़ा करने वाला पेशेंट होता है हायोसियामस। इनवॉलंट्री स्टूल फ्रॉम एक्साइटमेंट, और ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। इनवॉलंट्री यानी कि अपनी बिना इच्छा से स्टूल का हो जाना, फ्रॉम एक्साइटमेंट, हम एक्साइट हुए, स्टूल वहाँ पे पास हो गया। ड्यूरिंग स्लीप, अगर स्लीप में भी अगर ये हो रहा है तो हम इस मेडिसिन को यहाँ पे सोच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम फ्राइट, अचानक पेशेंट फ्राइट में गया, बच्चा फ्राइट में गया, उसके बाद से उसमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या डेवलप हो रही है, तो उसमें हायोसियामस इफेक्टिव साबित होती है। जब मैंने एलिमेंट फैक्टर देखा हायोसियामस का, तो यहाँ पे फ्राइट, डिसअपॉइंटमेंट आप एक सिंपल एक लव से रिलेट कर सकते हैं। लाइक जो अगर सिबलिंग एक डेवलप हुआ, एक बच्चा है, उसका एक भाई आ गया, उसकी एक बहन आ गया, उसको फील हो रहा है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, तो वहाँ भी इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट कंडीशन एक डेवलप होता है। तो डिसअपॉइंटमेंट का जो एस्पेक्ट है काफ़ी ब्रॉड है। लव है, जेलसी है, जो एलिमेंट फैक्टर है, और इसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो वहाँ पे हायोसियामस को सोचा जा सकता है। हायोसियामस को एवर्जन है वाटर से, पानी से इसको नफरत है हायोसियामस के पेशेंट को। तो ये था हायोसियामस, जहाँ पे हमने देखा कि इनवॉलंटरी स्टूल फ्रॉम एक्साइटमेंट। अब आते हैं सेपिया। सेपिया में जब मैंने कॉन्स्टिपेशन को खंगाला तो इंडिफरेंस की कंडीशन आपको पता ही है सेपिया का, और कॉन्स्टिपेशन में यहाँ पे सिम्टम देखने को मिला। कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट, नो अर्जिंग फॉर डेज, इतना ज़िद्दी वाला इसका कब्ज होता है कि कई दिनों तक तो इसको फीलिंग ही नहीं आती है। सॉरी। और सेकंड सिम्टम जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लाइक रेक्टम कंस्ट्रिक्टेड, रेक्टम कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एंड पावरलेस, उसमें पावर ही फील नहीं हो रहा। पावर किस लिए? ताकि वो स्टूल को वॉइड कर सके। ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ऊजिंग फ्रॉम एनस, और एनस से कुछ ना कुछ वहाँ पे लीकेज वहाँ पे चलता रहता है। तो ये कंडीशन मुझे देखने को मिला सीपिया में। सो इस रूब्रिक के अंदर ये 2 मेडिसिन, और दोनों में लगभग आप देखें तो इनको प्रेशर से रिलेटेड सिम्टम काफ़ी ज़्यादा आपको मैचअप कर रहे हैं। बट होम्योपैथी है, इंडिविजुअलिटी पे वर्क करती है, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के अनुसार, होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अनुसार। तो अगर आपके बच्चों के प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, या अगर बड़ों में भी अगर ये प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा मैं आपको मुहैया कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक बच्चा है जो कि उसको इसकी डिफिकेटिंग की प्रॉब्लम, यानी कि स्टूल वो नहीं करता, बट घर में कहीं ना कहीं जाके वो सुसु कर देता है। उस बच्चे को कैलकेरिया दिया गया, एंड क्या रिजल्ट वहाँ पे मिला है कि वो बच्चा अब टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मानसिक बेचैनी को भी ठीक करने में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। अब यहाँ पे न हायोसियामस था, न सीपिया था, यहाँ पे कैलकेरिया।
तो ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं आप एक वे ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी जो होम्योपैथी का डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है कि एक ही मेडिसिन है, उसमें डिफरेंट सिम्टम हैं। एक डिजीज़ के लगभग सिम्टम एक मेडिसिन में आपको मिल जाएंगे और पेशेंट को क्या देना है वो डिसाइड होता है जब तक आप पेशेंट को जज आउट नहीं करेंगे, पेशेंट के सिम्टम को लेंगे नहीं, जब तक आप पेशेंट को एग्जामिन नहीं करेंगे। इसलिए थेरापेटिक वे में कि हम ये है तो ये मेडिसिन खा लिए तो वहाँ पे सफलता के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथन, जय हनीमैन।